आज अपन बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, जांचों के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे तरह की जांचें ऑलरेडी करवा करके लेकर आते हैं। उनमें से कुछ जांचें तो ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने पहले इस पेशेंट को देखा है उन्होंने प्रेस्क्राइब की होती हैं, और कुछ जांचें पेशेंट्स खुद अपने हिसाब से भी करवा कर लाते हैं। वो कहते हैं साहब उस लेबोरेटरी चेन ने जो है बोला कि सब इतने हज़ार रुपये के अंदर पूरी बॉडी की चेकअप कराओ, इतने हज़ार रुपये में ये जांचें कराओ, तो मैंने सस्ते में हो रहा है तो चलो क्यों नहीं करवा लें। जांचें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए, आज आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डॉक्टर्स पेशेंट को 2 सिम्टम सुनते ही, पेशेंट के बारे में 2 सिम्टम जानते ही बहुत सारे तरह की जांचें लिख देते हैं और उन जांचों के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। देखिए, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमें बताया गया था कि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल डिजीज़ डायग्नोसिस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फार इम्पोर्टेंट है देन लैब इन्वेस्टिगेशंस के बजाय। आप पेशेंट की कंडीशंस को देख करके, पेशेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स को जान करके बहुत सारे तरह की डिजीज़ कंडीशंस को डायग्नोस कर सकते हैं। और कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन है, कहीं आपको लग रहा है कि मैं क्लिनिकली पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लैब इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं। लेकिन केवल रेडियोलॉजिकल या लैब इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर ट्रीटमेंट देना कहाँ तक उचित है, क्योंकि रिपोर्टें गलत हो सकती हैं। आप समझिए, रिपोर्टें गलत हो सकती हैं, पेशेंट गलत नहीं हो सकता। बहुत बार लेबोरेटरी की क्वालिटी कैसी है, उसमें जो केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं जांचों के दौरान, उन केमिकल्स को कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, वो एक कोल्ड चेन उन्होंने बरकरार की है नहीं की है, टेक्नीशियन कैसा है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके आधार पर वो रिपोर्टें गलत या सही हो सकती हैं। तो केवल रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट देना मेरे को नहीं लगता कि वो सही है। आप पेशेंट्स की कंडीशंस को भी साथ साथ उसको इवैल्यूएट कीजिए। और एक जो बड़ी बड़ी लैब चेन्स हैं वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर विज्ञापन देते हैं कि आप इतने पैसे में ये जांचें करवाइए, इस एज के हो गए हैं तो आप ये जांचें करवाइए। मेरे हिसाब से ये बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई समस्या है, तो आपका शरीर उसको इंडिकेट करता है, आपको बताएगा कि भाई आपको ये समस्या हो रही है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ये अंग आपका अफेक्टेड हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि सर आजकल बीमारियों को पता नहीं लगता, अंदर अंदर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो सब तब होता है जब आप सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं, सिम्टम्स को पैलिएट करते हैं। कैसे? बुखार आ गया, बुखार की दवा खा ली, दर्द हो गया, दर्द मारने की दवा खा ली, खुजली हो रही है, कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा ली। अरे भाई, ये दर्द है, खुजली है, ये आपको जलन हो रही है, ये आपको फीवर आ रहा है, ये तो सिम्टम है किसी बीमारी के। इन सिम्टम्स को अगर आप सप्रेस कर देंगे तो आप बीमारी की पहचान कैसे करेंगे? फिर जब तक आप पहचान होती है तब तक आप बहुत लेट हो चुके होते हैं कि हाँ अब तो भाई ये 4th ग्रेड का हो गया, अब तो फलाना हो गया, अब तो ठीक ना हो गया। तो अपने शरीर के सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना है, आपके सिम्टम्स को सप्रेस भी नहीं करना है। सपोज करो कि आपको बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है। अब वो फीवर सिंपल वायरल बुखार में भी हो सकता है, वो आपको ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है, वो आपको टाइफाइड में हो सकता है, वो आपको सेप्टिसिमिक कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन आपको वायरल फीवर है तो माइल्ड ग्रेड का फीवर आएगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, और विदिन 2 और 3 डेज़ आप जो ठीक हो जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन, बगैर किसी दवा के आप ठीक भी हो जाएंगे। और अगर आपको टाइफाइड है तो उसमें आपको 3 से 4 हफ्ते तक भी लग सकते हैं ठीक होने में। तो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी है, तो सिम्टम्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो आप बात बात पर इन्वेस्टिगेशंस, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाना चाहिए। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि एक डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा ली, वो सारी जांचें लेकर के पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला गया 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही, तो दूसरा वाला डॉक्टर वापस से सारी जांचों को लिख देता है कि भाई दोबारा से कराओ। क्यों कराओ भाई? अरे इनमें से काफ़ी सारी ऐसी जांचें हैं जो इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती, उनमें इतना फ्रिक्वेंटली अल्ट्रेशन नहीं आता। हाँ ठीक है, मान लो किसी के प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, कुछ ऐसी जांचें हैं WBCs करवानी, तो वो अपन सोच सकते हैं कि वो विदिन 24 आवर्स से विदिन फ्यू आवर्स कम ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ सब तक उचित है। बट इवन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, इवन सोनोग्राफी और बहुत सारी जांचें जो इतनी जल्दी से बदलती नहीं है, वो भी वो लिख देते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, पेशेंट्स को भी समझना चाहिए कि आपके लिए कौन सी जांच लिखना ज़रूरी है, वो केवल आपका डॉक्टर बताएगा, ना कि आप डिसाइड करेंगे, ना कि ये लैब वाले डिसाइड करेंगे। आपने बेसिक टेस्ट का नाम सुना है, सिंक टेस्ट का नाम सुना है? बहुत सारे लोग जो आपको इस तरह के ऑफर देते हैं या आपके पास मैसेजेस आते हैं कि इतने रुपए के अंदर इतनी सारी जांचें करवाए, कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है यार? तो वो क्या करते हैं, आपके घर से सैंपल लेकर गए और लैब में जा कर के सिंक
या बेसिन में डाल देते हैं, और जो उनका जो एक बना बनाया परफॉर्मा होता है उसमें केवल नेम और एज तो चेंज करनी है, वो आपको पकड़ा देंगे, नीचे लिखा होगा नॉट फॉर मेडिको लीगल केस, तो आप उसके लिए कुछ चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जांचें ना करवाइए। अगर कोई जांच की ज़रूरत है तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि जहाँ लग रहा है कि बहुत ही ज़रूरी जांच लिखनी है वो ही लिखे, जहाँ तक हो क्लिनिकल पेशेंट को डायग्नोज करने की कोशिश करें। और एक बात बताइए, देखिए इलाज हमें पेशेंट का करना है या रिपोर्ट्स का करना है? इलाज हमें पेशेंट का करना है, रिपोर्ट को इलाज नहीं करना है। बहुत बार पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशंस है वो बहुत कुछ बयां कर देती हैं कि नहीं पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, लेकिन जब मरीज को देखते हैं तो लगता है यार इसका तो वाइटल साइंस काफ़ी ठीक है, इसके तो इतने सिम्टम्स नहीं आ रहे, इतनी परेशानी नहीं है। तो हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो उस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग देंगे या पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग देंगे? हमारे लिए पेशेंट की कंडीशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन के बजाय। ठीक है, तो इन जांचों के चक्कर में मत उलझो, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, खुश रहो।